सबसे पहले इस सभा को एक जोरदार बुलंद नारों के साथ अपने महापुरुषों को याद करते हुए जय सरदार पटेल, जय शिवाजी महाराज, महामना राम स्वरूप वर्मा की, महामना राम स्वरूप वर्मा की, महात्मा ज्योतिबा फूले की, माता सावित्रीबाई फूले की, बाबा साहब की। इन महापुरुषों का नाम हमने इसलिए लिया कि हम लोग इन्हीं महापुरुषों की वजह से आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं और अपने को शिक्षित करते हैं और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जितने भी हमारे वरिष्ठ समाज के अग्रणी समाज चिंतक यहाँ पे उपस्थित सभागार में सभी मेरे क्रांतिकारी युवा साथियों, मैं भी अभी युवा हूँ और मैं भी छात्र हूँ। मैं सरकारी सेवा में हूँ लेकिन अभी भी मैं स्टडी करता हूँ, इसलिए मैं अपने को छात्र मानता हूँ और छात्र युवाओं का ये मीटिंग है इसलिए मैं यहाँ पे आज प्रेजेंट हुआ हूँ। 23 ईयर से मैं रेलवे में सेवारत हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सितंबर में मेरा 23 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। अपने समाज के इस मीटिंग को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जानकारी हुई। पिछले मीटिंग में भी मैं आया था और इस मीटिंग में भी मैं सोचा कि समय निकाल करके चला जाए। नॉर्मली मैं जातीय मीटिंग में शायद ये पहला मेरा मीटिंग है, वर्गीय मीटिंग में मैं ज़्यादा प्रेजेंट रहता हूँ और पटना में ये पहला ऐसा सामाजिक मीटिंग रहा जिसमें मैं प्रेजेंट हुआ हूँ और अपनी मैं बात रखना चाहता हूँ समाज के बारे में, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं और एक अच्छा पहल है हमारे समाज के वरिष्ठ चिंतकों के द्वारा कि जो नई पीढ़ी है उसको अपने समाज का इतिहास बताया जाए, अपने समाज के जो संघर्ष हैं उनको बताया जाए, उनसे अवगत कराया जाए और आगे क्या चैलेंज है उसके लिए भी एक नीतिगत प्लान बनाने की एक तैयारी है। अच्छा पहल है। जो प्लान होगा वो किस रूप में होगा, पॉलिटिकल होगा या सोशल होगा, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन यदि कोई प्लान होगा तो वो चौतरफा उसका फायदा होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में भी, सामाजिक सुधार में भी, पॉलिटिकल मेरे समझ से जो मेरी समझ है, हर आदमी की समझ अपनी अपनी होती है। पॉलिटिकल गेन तब तक स्थायी नहीं हो सकता है जब तक कि आप सोशल गेन, सोशल इंप्रूवमेंट आप न करें। बिना सामाजिक परिवर्तन के यदि कोई राजनीतिक परिवर्तन होता है तो बाबा साहब ने कहा वो टेम्पोररी होगा, लेकिन यदि वो सामाजिक परिवर्तन के साथ यदि कोई राजनीतिक परिवर्तन होता है तो अस्थायी होगा। और जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक परिवर्तन किया है वो आज तक राजनीति में अव्वल नंबर पर है और आज हम तक हम लोग संघर्षरत इसलिए हैं कि हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं दिया। तो हमारी जो समस्याएं हैं अभी हमारे जो वरिष्ठ लोग से आप सुनेंगे कि हम 60 के दशक में ये संघर्ष किए, 70 के दशक में ये संघर्ष किए, और 2023 में भी हम लोग संघर्षरत हैं। 2023 में संघर्षरत किससे है? क्या हम अपने ओबीसी के लोगों से संघर्ष कर रहे हैं? अधिकारों के लिए क्या हम ओबीसी लोगों से मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहे हैं? क्या हम SC ST के लोगों से संघर्ष कर रहे हैं और हमारे अधिकारों के लिए या राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए हमें वो डिनाई करते हैं? आखिर हम संघर्ष जो करें, मांग किससे रहे? मांग हम उन्हीं से रहे हैं जिनको कहीं न कहीं हम आज तक सम्मानित करते रहे हैं। ये बहुत गौर करने वाली बात है। हमारा जो सोसाइटी है, हम पटना के इर्द गिर्द के लोग हैं, नालंदा के इर्द गिर्द के लोग हैं, हम लोग शासक वर्ग के वंशज हैं, इसे भूलना नहीं चाहिए। इसी पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान का शासन इसी पाटलिपुत्र से चला करता था कभी। और आज की स्थिति हमारी ये है कि हम किसी चीज के लिए संघर्षरत हैं, अभी भी हम संघर्ष करें। आखिर इसका कुछ न कुछ कारण होगा। 700 साल यही नालंदा यूनिवर्सिटी चला
हमें शिक्षित किया होगा, कोई न कोई एक शासन व्यवस्था हमें अधिकारों से वंचित किया होगा, और जो व्यवस्था हमें अधिकार से वंचित किया, एजुकेशन से वंचित किया, उसी से हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं और उसे हम मांग रहे हैं। और कहीं न कहीं किसी परंपरा के नाम पर, धार्मिक व्यवस्था के नाम पर, पारिवारिक परंपरा के नाम पर, सामाजिक परंपरा के नाम पर हम उन्हीं लोगों को जातिगत आधार पर सम्मानित भी कर रहे हैं। इस बात को गौर कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं हम धार्मिक और पारिवारिक परंपरा के नाम पर उन्हीं लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं जिनसे हम अधिकार भी मांग रहे हैं। और जिस तरीके का सामाजिक परिदृश्य होगा उसी तरीके का राजनीतिक परिदृश्य होगा। तो पहले आपको सामाजिक परिदृश्य अपना सुधारना पड़ेगा। जब तक आप सामाजिक परिदृश्य अपना नहीं सुधारेंगे, संविधान ने कहा सभी भारत के नागरिक हैं, सभी लोग भारत के नागरिक हैं, कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। लेकिन पुरानी व्यवस्था कहा कि ये नीचा है, ये ऊंचा है, और आज तक हम गृह प्रवेश कराएं, विवाह कराएं, कोई भी कार्यक्रम कराएं, हम कहीं न कहीं किसी को जाति के आधार पर रिस्पेक्ट देते हैं, उससे पूछते हैं, उससे परमिशन लेते हैं, उसको दान देते हैं, उसके बाद हम जो है अपना कार्यक्रम करते हैं। यानी कि हम संवैधानिक आजादी नहीं ले पाए। जो भारत की संविधान ने जो हमें आजादी दिया है कि सभी लोग आप आजाद हो चुके हो, कोई FIR नहीं होगा कि किसी जाति से हम पूछे और बात करें तब हम कोई कार्यक्रम करें। लेकिन हमने दादा परदादा छादादा के परंपरा को भारत के संविधान लागू होने के बाद भी हम उसको ढोते आ रहे हैं, यानी कि हम पुरानी गुलामी को ढोते आ रहे हैं और हम अपना हक और अधिकार संविधान के हिसाब से मांग रहे हैं। आजादी हम संविधान के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी हक और अधिकार संविधान के हिसाब से मांग रहे हैं। इसलिए हमको जो राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं, जो हम सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, इसका संघर्ष आप तब तक करते रहेंगे जब तक संविधान के द्वारा दिया हुआ जो आजादी है उसको आप नहीं लेंगे। और उस आजादी को नहीं लेने का एक ही कारण है कि हम पुरानी परंपरा को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, अपने पारिवारिक मान्यताओं के आधार पर, अपने सामाजिक मान्यताओं के आधार पर हम उसको ढो रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं उसको भी हम कह रहे हैं इनको नमन करो, इनको पैर पकड़ो और ऐसे प्रणाम करो। क्यों करो भाई, क्यों करो, क्यों करो? तो इस चीज को आपको डेप्थली समझना पड़ेगा, इस साजिश को समझना पड़ेगा, और आपको अपनी सामाजिक परिवर्तन, पारिवारिक परिवर्तन, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सरकारी नौकरी करें, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम दैनिक दिनचर्या किसी तरह जी रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने अपने अंदर बदलाव लाया है, अपने परिवेश में आपने बदलाव लाया है। तो इस बदलाव को आप लोग लाएं, और ये टेक्निकल एजुकेशन और जो जनरल एजुकेशन है उस एजुकेशन से अलग हट करके आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जिन लोगों ने आपको सुखमय जीवन जीने के लिए, आपकी आजादी के लिए जो पूरे समय में जिन्होंने संघर्ष किया, उनका लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले का लिटरेचर, बाबा साहब की सारी लिटरेचर, भारत की संविधान, मनुस्मृति, इन सभी चीज़ों का मैंने स्टडी किया है। मैं अपील करूंगा कि आप हमेशा स्टूडेंट आप लोग भी बने रहें मेरे तरह। ये जिस दिन आप पढ़ना बंद कर देंगे, आप डेड हो जाएंगे। आपको शिक्षा से ही वंचित करके आपको डेड किया है किसी व्यवस्था ने। तो आज के डेट में आप एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन आप सामाजिक एजुकेशन भी लें। और जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको उन सामाजिक आंदोलनों के पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए। जब तक आप सामाजिक आंदोलनों के से अनभिज्ञ रहेंगे और वहां पे आप अपनी पैर बढ़ाएंगे, आप फेलियर हो जाएंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समझ आपकी विकसित तभी होगी जिन लोगों ने 100 वर्षों से संघर्ष किया है, 150 वर्षों से संघर्ष किया है, उनके अनुभवों को आप पढ़ें। उसके बाद आप सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में या सामान्य जीवन जीने के लिए भी पढ़ना आपको जरूरी है। तो जो समस्याएं हैं, आज भी जो समस्या इसलिए है, हम जो मीटिंग कर रहे हैं और इस कारण कर रहे हैं कि हमको कहीं न कहीं हम पीछे हो रहे हैं, हमारी कहीं न कहीं शून्यता महसूस हो रही है समाज में, और उसको हम गेन करना चाहते हैं और नई पीढ़ियों को ट्रांसफर करना चाहते हैं। जो नई पीढ़ियां हैं उनसे अपील है कि एक बहुत अच्छा
अपॉर्चुनिटी है और मैं यहाँ पर आकर के बेहतर इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि हमारे समाज के वो वरिष्ठ लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं कि मैंने पिछले मीटिंग में सुना कि 15 लोग का मात्र कमिटमेंट था कि हमें अपने समाज का एक बड़ा सा मीटिंग करना है और 12 फरवरी 1994 को मीटिंग हुआ, बहुत बड़ा रैली हुआ गांधी मैदान में और उसके बाद एक समाज के अंदर एक जागृति आई, एक चेतना आई, उसका काफी लाभ समाज को मिला। आदरणीय डॉक्टर वीरेश प्रसाद जी, इंजीनियर अनिल जी और भी कई गणमान्य लोग बैठे होंगे जो शायद उस चेतना रैली के ये लोग अग्रणी रहे हैं। और इंजीनियर अनिल जी ने कहा कि सब कुछ पॉसिबल है, 15 आदमी भी पॉसिबल कर सकता है। ये पूर्वी चेतना रैली में बस कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट के प्रति ऑनेस्टी होना चाहिए। तो इतना बड़ा जो सभागार में जो लोग प्रेजेंट हैं, जो भी नीति प्लानिंग लोग बनाएंगे उसमें आप सहयोग करें और कोई भी समाज का वरिष्ठ चाहता है, एक पिता चाहता है कि मेरे बच्चे का परवरिश सम्मानजनक तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, उसी तरीके से एक सामाजिक चिंतक भी चाहता है कि हमारी जो नई आने वाला पीढ़ियां हो उसका सम्मानजनक जीवन हो, चाहे सामाजिक क्षेत्रों में चाहे राजनीतिक क्षेत्रों में। जिस समाज के युवा सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ करके काम करते हैं, जिस किसान परिवार में आप देखेंगे कि युवा जो है सक्षम है बुजुर्गों को खिलाने में, उनका देख रेख करने में, उस समाज का बुजुर्ग घर में आराम करता है। हमारे समाज के बुजुर्ग आराम नहीं कर रहे हैं, इस मंच पर से युवाओं को आगे लाने के लिए चिंतित हैं। इसका मतलब कि हमारे युवा भी पीछे हैं और हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं इनको घर में आराम करना चाहिए, लेकिन ये समाज के लिए चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को हम जागृति लाएं, उनको पीछे क्या हमारा इतिहास रहा है उससे हम अवगत कराएं और आगे प्लानिंग में उनको हम साथ लें। युवाओं को आप लोगों का भी कर्तव्य है कि इनके जो भी प्लानिंग हो उसमें आप साथ आएं, जो भी नीति बने। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि और भी लोग यहाँ पे कई लोग हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे। एक बुलंद नारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग संविधान की वजह से ये मीटिंग कर रहे हैं। यदि संविधान को समाप्त कर दिया जाए, आर्टिकल 19 को समाप्त कर दिया जाए तो शायद हम ये बैठक करने के अधिकार हमारा नहीं होगा। आर्टिकल 19 को यदि समाप्त कर दिया जाए तो मैं ये मंच पर बोल रहा हूँ, शायद मेरा बोलने का अधिकार नहीं होगा। और हजारों साल तक ये ऐसा व्यवस्था रहा है जिसका रिफ्लेक्शन आज भी कुर्मी समाज में दिखता है कि आपस में फैमिली में संवाद नहीं है, आपस में समाज में संवाद नहीं है। वो हजारों साल तक जो शोषण रहा हमारे समाज में उसका रिफ्लेक्शन आज भी दिखता है। पढ़े लिख गए हैं फिर भी कई कल्चरल डिफेक्ट दिखता है। हम जहाँ बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अन्य समाज से हम कहीं न कहीं पीछे हैं। वो हजारों साल तक जो अधिकार वंचित किए गए हैं, हम कृषक कौम रहे हैं, स्वाभिमानी कौम रहे हैं। और एक अभी दयाल साहब ने कहा है कि हम लोगों से संवाद करें, किसी से जब हम मिलते हैं तो अपनी बात को खुल करके रखें। हम अपनी बात को रखने में झिझकते हैं। अपने समाज के लोगों को यदि कोई बात एक बार एक काम कह दिए तो कह दिए, मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि 2 महीना तक याद रखें। जबकि अन्य समाज जो बहुत आगे चल रहा है वो एक बार काम बताता है और जब तक उसका काम नहीं होता बार बार वो चेंज करता है, बार बार वो हाल चाल पूछता है। हमारे लोग एक बार बोल दिए, हम उनको बोल दिए हैं, अब नए लोग बोल लिए लेकिन बोलेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अपना एक्सपोजर बढ़ाइए, शिक्षा के साथ साथ एकेडमिक और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ मीटिंग और सभाओं में भाग लीजिए और अपने को इम्प्रूव कीजिए। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा इस बातों के साथ। जय संविधान, एक नारा के साथ, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय भारत। विज्ञान पर आप लोग भरोसा करें, अंधविश्वास से बाहर निकलिए और संवैधानिक प्रावधानों पर भरोसा कीजिए। अपने को भी भारत का नागरिक मानिए और अन्य लोगों को भी आप भारत का नागरिक का ही तवज्जो दीजिए। जाति के आधार पर नफरत और जाति के आधार पर किसी से सम्मान करना बंद। इसी बातों